सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन एजुकेशन वायरस एंड माय नेम इज निखिल कुमार। तो गाइस आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है हमेशा की तरह, क्यों गाइस आज की वीडियो में लेकर आया हूँ क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स। जी हाँ गाइस, आज की वीडियो में चैप्टर फर्स्ट की आपको शॉर्ट समरी बताने वाला हूँ। वीडियो 15 से 20 मिनट की हो सकती है, थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि मैंने इससे पहले 200 मैथ्स के 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने सीबीएसई बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड आपको वीडियो बना के डाल रखा है और प्लेलिस्ट में मैंने वो डाल रखा है। तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट वाले लिंक को क्लिक करके प्लीज प्लेलिस्ट को मेरे चेकआउट कर लेना। वहां पर मैंने आपको साइंस के भी चैप्टर्स के बारे में बता रखे हैं, मैथ्स के भी मैंने आपको 200 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मैंने दे रखे हैं हर चैप्टर के जो कि आपका एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम पूछे गए हैं। तो इसीलिए प्लीज गाइस उन वीडियो को भी प्लीज एक बार देख लेना। तो इसलिए गाइस बिना किसी देरी के करते हैं अपनी वीडियो की शुरुआत। तो चलिए गाइस आइए शुरुआत करते हैं। तो गाइस यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ आपके मैथ्स के चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर के बारे में, इसके बारे में कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए गाइस इस वीडियो को पूरी स्टार्टिंग से एंड तक देखना ही देखना। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं रियल नंबर्स कहते किसे हैं। अगर आपको अपनी 6 क्लास की, 7 क्लास की, 8 क्लास की, 9th क्लास की अगर मैथ आपने पढ़ी होगी अच्छे से, तो आपको पता होगा कि रियल नंबर्स कहते किसे हैं। तो आपने कुछ ऐसे नंबर्स तो पढ़े होंगे जैसे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, प्राइम नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, ये सब आपने नंबर्स तो पढ़े ही होंगे, है ना। तो ये सब नंबर्स जिस नंबर के अंदर आते हैं उसे ही हम रियल नंबर्स कहते हैं। कहने का मतलब है कि रियल नंबर इज अ फादर ऑफ दीज नंबर्स। यस, ये उन सभी नंबर्स का क्या है, फादर है, और वो सब इसके इनके क्या है, बच्चे हैं। तो इसका मतलब जो आपके नेचुरल नंबर आपने पढ़ा था, होल नंबर पढ़ा था, इंटीजर्स पढ़ा था, प्राइम नंबर पढ़ा था, ये सब जितने भी आपने नंबर्स पढ़े थे ना, ये सब रियल नंबर्स के अंदर ही आते हैं। और इसी रियल नंबर का एक पार्ट जो कि रैशनल नंबर है, वो आपने 9th में पढ़ा होगा। आपके 9th में एक चैप्टर भी, फर्स्ट चैप्टर आपका यही है, रैशनल नंबर। तो उसमें आपने रैशनल को पढ़ा होगा, और उससे पहले आपने इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर, इन सब के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो आपने क्लास वाइज आपने नंबर्स को जाना। अब 10th क्लास के पहले तो आपने रियल नंबर्स के बच्चों के बारे में जाना कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं। अब क्लास 10th में आप जानोगे इन सब के पिता के बारे में, मतलब रियल नंबर्स के बारे में। आप लोग समझ चुके होंगे रियल नंबर कहते किसे हैं। अब इसके अंदर जान लो आपको चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको करनी है। तो पहले आपको यहाँ पर दे रखा है स्टार्टिंग में डेसिमल फॉर्म ऑफ रियल नंबर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लेना। अब ये डेसिमल फॉर्म ऑफ रियल नंबर्स क्या है, तो देखो डेसिमल फॉर्म ऑफ रियल नंबर्स आपके दो तरीके के होते हैं। पहला होता है रैशनल नंबर, दूसरा होता है इरेशनल नंबर। जिसमें से आपका इस रैशनल नंबर के ऊपर आपका एक चैप्टर भी 9th क्लास में बना रखा है। फर्स्ट चैप्टर ये आपका है रैशनल नंबर। अब ये रैशनल नंबर होते क्या है, फटाफट से इन्हें भी जान लेते हैं। देखो गाइस यहाँ पर आपको दे रखा है अ नंबर दैट कैन एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0 इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर। मतलब यहाँ पर आपको एक एक्सप्रेशन दे रखी है नंबर्स की जो कि p अपॉन q के फॉर्म में होती है। तो इसका अगर हम सिंपल लैंग्वेज समझे तो रैशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें आप p अपॉन q के फॉर्म में लिखते हैं। क्या मैंने बोला, ऐसे नंबर होता है जिन्हें आप फ्रैक्शन में लिखते हैं। सिंपल लैंग्वेज समझो तो आपने फ्रैक्शन तो अपने पढ़ा ही होगा 6 क्लास में, 7 क्लास में। तो वही फ्रैक्शन जो आप जिन भी नंबर्स को, जिन भी एक्सप्रेशंस को अगर आप फ्रैक्शन में दिखाते हो तो वो आपके रैशनल नंबर कहलाते हैं। ये ध्यान में रख लेना। तो रैशनल नंबर ये होता है जिसको आप p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखते हो, जिसमें से आपका जो q है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्या मैंने बोला, 0 के इक्वल q नहीं होना चाहिए। अब ये p और q क्या है, अब देखो p को आप न्यूमरेटर कहते हो। क्या कहते हो, न्यूमरेटर कहते हो, ठीक है। अब ये जो q है इसे क्या कहते हो, आप डिनोमिनेटर कहते हो, ठीक है। तो आपका ऊपर वाला क्या होता है, नंबर न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। लेकिन इधर आपको एक कंडीशन भी दे रखी है कि q को 0 के इक्वल आपको नहीं रखना है। जब भी आपका किसी भी एक्सप्रेशन में अगर आपका q 0 के इक्वल हो गया तो इसका मतलब वो एक रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि रैशनल नंबर हमेशा p अपॉन q के फॉर्म में ही लिखा जाता है। और जब आपका q मतलब डिनोमिनेटर जब आपका 0 हो जाएगा तो फिर आपका ये कोई रैशनल नंबर बनेगा ही नहीं। ये तो आपने प्रॉपर्टी पहले भी पढ़ रखी होगी, अपने छोटे क्लास में तो पढ़ी ही होगी। ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो कि आपको अभी तक पता होना चाहिए। और अगर नहीं पता है तो इसका मतलब आपने 9th की या 8th की या 7th की मैथ्स आपने नहीं पढ़ी है ढंग से, क्योंकि उन्हीं क्लास के मैथ्स में ये सब चीजें पहले से क्लियर कर देते हैं आपको, ताकि 10th में या आपको इनसे थोड़ा सा एडवांस चीजें पढ़ाते हैं। यहाँ तो आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन के फॉर्म में आपको दे रखा है रैशनल नंबर किसे कहते हैं, रैशनल किसे कहते हैं, बट अदरवाइज
आपको ये सब चीज़ें पहले से पता होना चाहिए। और मैं भी आपको ऐसे शॉर्ट में बता रहा हूँ कि मान लो किसी बच्चे को नहीं पता है तो वो इन सबको जान ले, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे एक और चीज़ दे रखी है कि देयर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज ईदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। अब इसका क्या मतलब हुआ, ये भी आपने 7th में 8th में 9th में पढ़ रखी है अगर आपको ध्यान हो तो। अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग तो आपने पढ़ ही रखा होगा, 9th में तो पढ़ा ही होगा क्योंकि इस पे आपके क्वेश्चन भी आए थे 9th में, मना मत करना, आपने पढ़ रखा है 9th में। फिर भी आपके जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कहते किसे। तो देखो, टर्मिनेटिंग नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो कि मान लो मैंने आपको दे दिया, फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया मैंने 15/2, ठीक है। क्या मैंने बोला 15/2 है आपका एक रैशनल नंबर है। अब आप जब इसको 2 को 15 से डिवाइड करोगे तो क्या आपका निकल के आएगा 7.5, ऐसे ही कुछ आएगा ना, 7.5 आएगा। तो यहाँ पर आपका पॉइंट के बाद एक 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 दूरी पे जाके आपका आंसर निकल आया है, मतलब पॉइंट के बाद आपको सिर्फ एक डिजिट और लगानी पड़ी और आपका पूरा आंसर आ गया। मतलब इससे आगे और इसका आंसर नहीं निकलेगा, यही आपका पूरा परफेक्ट आंसर है। तो टर्मिनेटिंग नंबर्स वही होते हैं जो जिसमें आपको आगे जाने की जरूरत नहीं होती, जिसमें आपका एक आंसर, एक पर्टिकुलर आंसर निकल के आ जाता है। अब मान लो आपको दे रखा है 6, अपॉन में दे रखा है आपको 3। अब 3 को आप 6 से काटोगे कितने, 2 टाइम्स में काटोगे तो 2 आपका क्या हो गया, एक टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। मतलब ये 2 आपका इसका पूरा परफेक्ट आंसर है। मतलब पॉइंट भी अगर यहाँ पर लगता और कोई एक डिजिट के बाद मान लो 2.4 इसका आंसर आता, फिर भी 4 तक खत्म हो गया, तो इसका मतलब इसका आंसर आपका परफेक्ट निकल चुका है। मतलब जिन भी आपके फ्रैक्शंस के, जिन भी रैशनल नंबर्स के आंसर आपको परफेक्टली मिल जाते हैं, निकल जाता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, हम टर्मिनेटिंग नंबर्स कहते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, तो नॉन टर्मिनेटिंग इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ इट। ये टर्मिनेटिंग का क्या होता है, ऑपोजिट होता है। अब टर्मिनेटिंग में तो क्या होता है कि एक जगह पर आके आंसर आपका निकल जाता है, मान लो 2 है तो टर्मिनेटिंग है। अब मान लो किसी किसी क्वेश्चन में आपको दे दिया कि जैसे आपके पाई की वैल्यू भी होती है 22/7, ठीक है। अब इसको आप काटते हो तो आपका बहुत लंबा आंसर आता है, 3.1456998 ऐसे कुछ आपका आता है नंबर। तो यहां पर क्या दे रखा है आपको, पॉइंट के बाद भी बहुत सारी ऐसे वैल्यूज हैं जो कि आपकी आती रहती है। मतलब इसका एक जगह पर भी जाके इसका आंसर परफेक्ट नहीं निकलेगा। तो ऐसे ही नंबर्स को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं, मतलब जिनमें एक परफेक्ट आंसर ना निकल पाए, इसका एक परफेक्ट सोल्यूशन ना निकल पाए, ठीक है, वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग होता है। अब ये इसके अंदर दो चीजें आती हैं, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। अब ये क्या होता है, ये तो आप वर्ड से समझ जाओगे। मतलब ऐसे नंबर जो कि पॉइंट के बाद आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं। मान लो किसी भी फ्रैक्शन का आपका एक आंसर निकल के आ रहा है 4.7, अब 7 बार बार आपका क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो ये आपका क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है। इसका मतलब ये बार बार पॉइंट के बाद एक जो वैल्यू है, एक ही नंबर है, वो बार बार रिपीट होता जा रहा है। और आपने ये 7th में या 8th में आपने पढ़ा भी होगा कि जब कोई नंबर रिपीट हो रहा होता है तो उसको कैसे दिखाते हो, नहीं पता तो मैं बताता हूँ। जैसे मान लो 4.7 है, 7 बार बार रिपीट हो रहा है, तो आपको बार बार लिखने से अच्छा आप बस एक ऊपर एक लाइन खींचते हैं, जिसे आपका कहते हैं बार कहते हैं। या आपने 9th में पढ़ा होगा कि आप एक लाइन जैसा खींच देते हैं जो कि आपका बार कहलाता है। मतलब बार का मतलब यही होता है कि आपका पॉइंट के बाद ये जो नंबर है ना, ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो बार बार रिपीट करते हुए दिखाने से अच्छा आप एक ही नंबर, उसी सेम नंबर को लिख के ऊपर इसके ऊपर बार लगा दो, तो यही आपका एक एक्सप्रेशन बन जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब नॉन रिपीटिंग क्या होता है, जिसमें रिपीट ना हो नंबर, जिसमें वैल्यू एक पर्टिकुलर आंसर भी ना निकल के आए लेकिन रिपीट भी ना हो, ठीक है। जैसे मान लो 4.1802396 ये सब है, तो ये रिपीट कोई नंबर नहीं हो रहा है सेम, लेकिन आंसर भी नहीं इसका निकल रहा है अभी तक, इसके पॉइंट के बाद भी वैल्यूज और बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो ये आई होप आप लोग समझ चुके होंगे, बहुत डिटेल में बता रहा हूं मैं यहाँ पर, ताकि आप लोग को इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी डाउट ना बचे। अब नीचे आपको दे रखा है यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के, उसमें कि रैशनल नंबर्स ऐसे फ्रैक्शन के उसमें लिखते हैं, या फिर पॉइंट के बाद ऐसे भी आप इसे डिनोट कर सकते हैं। इंटीजर्स माइनस में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। तो ये सब क्या एग्जाम्पल होते हैं, किसके एग्जाम्पल होते हैं, ये होते हैं आपके रियल नंबर्स के एग्जाम्पल, ठीक है। रियल नंबर्स के अंदर ही आपके ये सभी नंबर्स आते हैं। अब ये तो था रैशनल नंबर की बारी, अब जानते हैं हम इर्रेशनल नंबर के बारे में। अब ये इर्रेशनल नंबर क्या है, तो आपने ये इरेशनल नंबर 9th में पढ़ रखा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बताता हूँ, 10th में दे रखा है तो बताना तो पड़ेगा ही, कि अ नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p upon q एंड p and q आर को प्राइम इंटीजर्स।
इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर। ये बिल्कुल उल्टा होता है रैशनल का। रैशनल में तो क्या हमने बोलता कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, लेकिन इर्रेशनल में ऐसा नहीं होता है। इसमें आपको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिखना होता है। इसमें आगे देखो क्या दे रखा है कि देयर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। अब इसको लिखना कैसे होता है, ये कैसे फॉर्म में होता है, तो जब ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं है तो इसका मतलब ये किसके फॉर्म में होगा, ये पॉइंट के बाद जैसे तो वैल्यू, जैसे मैंने आपको बताया था रैशनल नंबर में कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, जो कि जिसका एक सिंपल आंसर नहीं निकल कर आता है, तो वैसे ही एक्सप्रेशंस आपके क्या कहलाते हैं, इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। इसका एग्जांपल ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग या फिर नॉन रिकरिंग होना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग मैंने बताया था जो कि एक जिसका पर्टिकुलर आंसर ना निकले, जैसे 4.12738 ये सब आपका क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब इसका एक आंसर नहीं निकल रहा और भी आगे बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे ही आपके एक्सप्रेशन क्या कहलाते हैं, इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। और नॉन रिकरिंग मतलब कि कोई नंबर सेम रिपीट ना हो लेकिन उसका आंसर भी ना निकले, वो नंबर मान लो मैंने आपको बताया था अभी, रिकरिंग का मतलब, रिपीटिंग का मतलब क्या होता है कि ऐसे पॉइंट के बाद एक ही नंबर बार बार रिपीट होता है, 111 आपका रिपीट हो रहा है, तो ये क्या आपका हो गया, रिपीटिंग हो गया। लेकिन नॉन रिपीटिंग क्या होता है, या नॉन रिकरिंग, दोनों एक ही बात है, रिकरिंग और रिपीटिंग एक ही होता है। तो नॉन रिकरिंग क्या होता है, मतलब उसका आंसर निकल नहीं रहा है लेकिन वो वैल्यूज भी आपका आगे बढ़ती ही जा रही है, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग होता है। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल आपको दे रखा है यहाँ पर √3, √2 या √5, ये सब क्या हो गए आपके इर्रेशनल नंबर के एग्जांपल्स हो गए। अगर इन सबको आप अगर सॉल्व करने बैठोगे ना, √3 को सॉल्व करने बैठोगे ना, तो आपका एक पर्टिकुलर आंसर नहीं निकल कर आएगा। ये जैसे आपको स्क्वायर होता है, जैसे परफेक्ट स्क्वायर होते हैं ना, जैसे इसकी जगह √4 होता तो इसका आंसर निकल के आ जाता 2, √9 होता तो इसका निकल के आ जाता आंसर 3। लेकिन ऐसे नंबर जिनका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, सिंपल समझ लो, ऐसे नंबर जिनका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है वो आपके इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे मैक्सिमम नंबर्स ऐसे ही होते हैं जिनका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, और अगर जब उन्हें आप काटने बैठोगे, उन्हें सॉल्व करने बैठोगे, तो आप वो इर्रेशनल नंबर आपका होता है, ठीक है। और इसका जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है, जो कि आपको एग्जाम में अगर आए तो क्या लिखोगे, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है इसका पाई। जी हाँ, मैं तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मानता हूँ पाई। पाई इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस इरेशनल नंबर, ठीक है। पाई हो गया या फिर आपका रूट हो गया, ठीक है। रूट, कुछ भी रूट डाल देना बस, उसके नीचे वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, बस रूट और पाई, ये दो ऐसे इंपॉर्टेंट आपकी चीजें हैं जो कि इरेशनल नंबर कहलाती है। अगर किसी ने पूछ लिया तो आप बता सकते हो। और आई होप जितना ही मैंने आपको डीपली बताया है, अब अगर आपके सामने आपके टीचर ने भी पूछ लिया तो आप अच्छे से बता पाओगे। अब नीचे आपको दे रखा है यहाँ पर एक थ्योरम दे रखी है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसको पढ़ लेना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे तो, ये आपके एग्जाम में वैसे नहीं आती है, बहुत कम ही चांस है, लेकिन इसको आप एनसीईआरटी से अच्छे से पढ़ लेना। तो अब नीचे बढ़ते नीचे जानते हैं HCF यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। अच्छा, अब आप सोचोगे कि भैया ने तो वो थ्योरम बताई नहीं, लेकिन भाई मैंने अभी आपको पहले ही बोला है कि इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको वही चीज़ें बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड, जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ें हो। क्योंकि अभी मेरे को पता है आपके पास भी इतना टाइम नहीं है कि आप हर चीज़ को लेके बैठ जाओ, आपके पास अभी इतना टाइम नहीं है। तो इसीलिए मैं आपका टाइम बचाने के लिए और अपना टाइम भी बचाने के लिए मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट ही चीज़ें बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब वो रैशनल इसने बताया क्योंकि मान लो कभी आपके एग्जाम में आ गया, MCQ में ही आ गया कि बताओ √3 इज अ रैशनल नंबर या रैशनल नंबर, ऐसे कुछ आपको दे दिया। मान लो तो 9th के क्वेश्चन होते हैं, बट आपको 10th में भी दे दिया, तो क्या करोगे आप, कुछ नहीं लिख के आओगे। इससे अच्छा अभी समझ लो तो आप बहुत कुछ लिख के आ सकते हो, ठीक है। तो ये इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब नीचे जाओगे तो यहाँ पर दे रखा है आपको HCF यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। अब HCF और LCM निकालना, ये तो आपने पढ़ रखा होगा, ये मेरे से मत बोलना कि आपने नहीं पढ़ा है। आपने ये 6th 7th में 8th में 9th में आपने बहुत ही अंदर घुस के, बिल्कुल डीपली घुस के आपने पढ़ा है इन सब के बारे में। तो ये सब मेरे से मत बोलना कि भैया हमने नहीं पढ़ा है। लेकिन जिन बच्चों को नहीं आता फिर भी मैं उनके लिए थोड़ा बहुत इसमें बता ही देता हूँ, क्योंकि मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट चीज़, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ ही है। यहाँ पर आपको दे रखा है HCF इज द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। मतलब HCF जो होता है किसी भी नंबर की सबसे स्मॉलेस्ट पावर आपका कहलाता है, HCF कहलाता है। सिंपल लैंग्वेज में समझ लो, जैसे आपको एग्जांपल में दे रखा है 240 और 360 का HCF। अब 240 का HCF करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5, ये आपका आ जाएगा। अब 360 करोगे तो क्या आएगा, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5। अब 2 इधर 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 3 है, तो आपको HCF में क्या करना होता है, सबसे स्मॉलेस्ट पावर वाली नंबर को लेना है। मतलब यहाँ पर आपको 2 के पावर 3 और 4 में से किसको लोगे, आप 2 के पावर 3 को लोगे ना, क्योंकि आप HCF कर रहे हो यहाँ पे,
एलसीएम में ऐसा नहीं होता, एलसीएम में इसका उल्टा होता है, एलसीएम में आपको हाईएस्ट पावर लेनी पड़ती है, लेकिन एचसीएफ में आपको क्या लेनी पड़ेगी, स्मॉलेस्ट पावर लेनी पड़ेगी। वैसे 3 का भी आपने 3 की पावर 2 है और 3 की पावर सिंगल है, तो सिंगल वाली 3 की पावर को लेंगे ना, क्योंकि आपको इधर एचसीएफ करना, तो एचसीएफ में क्या लेते हैं आप, स्मॉलेस्ट यूनिट लेते हो, तो इसीलिए यहाँ पर आपके सिर्फ लोगे 3 लोगे। इधर आपके दोनों 5 5 में 1 1 है, तो आप इधर क्या लोगे, 5 ही लोगे। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 120 आएगा, जो कि आपका क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाएगा इन दोनों नंबर का। अब एलसीएम क्या होता है, इसका उल्टा होता है, इसमें किसी भी नंबर की आपको हाईएस्ट पावर लेनी पड़ती है। मान लो इधर दे रखा है 2 की पावर 4 2 की पावर 3, तो आपको 2 की पावर 3 और 4 में से 2 की पावर 4 लेनी है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि एलसीएम में आपको हाईएस्ट पावर लेनी पड़ती है, एचसीएफ में आपको स्मॉलेस्ट पावर लेनी पड़ती है। ये बात ध्यान में रखना, तो आप बहुत कुछ कर जाओगे कि एचसीएफ में आपको किसी भी नंबर की स्मॉलेस्ट पावर लेनी पड़ती है और एलसीएम में किसी भी नंबर की आपको हाईएस्ट पावर वाली नंबर लेनी पड़ती है। ठीक है, तो अगर इन दोनों का आप हाईएस्ट पावर वाली नंबर्स ले लेके मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा आंसर, 720। तो इन दोनों का एलसीएम 720 हो जाएगा, इन दोनों का आंसर आपका 120 आएगा। हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर लो कि हमेशा मान लो अगर आपको एग्जाम में पूछ दिया कि 2 नंबर है, इनका सबसे स्मॉलेस्ट आपको प्रोडक्ट बताना है, कि अगर इनको आप एचसीएफ या एलसीएम से निकालोगे तो किस में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट आएगी, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आएगा। तो ये बात में ध्यान रखना कि हमेशा हर बार एचसीएफ इज स्मॉलर देन एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ हमेशा स्मॉलर होता है एलसीएम के मुकाबले। अगर आपको हाईएस्ट बोला है तो आपको एलसीएम लगाना है, आपको एलसीएम वाला फॉर्मूला लगाना है, एलसीएम आपको करना है उन दोनों नंबर्स का। लेकिन अगर आपको स्मॉलेस्ट बोला है तो आपको एचसीएफ लगाना है। ठीक है, तो ये पॉइंट से इन सबको अच्छे से ध्यान में रख लेना। अब ये जो मेन चीज आपको जिस चीज के ऊपर आपका ये चैप्टर है वो पढ़ लो। यहाँ पर आपको दे रखा है रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, तो आपने ये तो समझ रखा है कि एलसीएम किसे कहते हैं, एचसीएफ किसे कहते हैं। अब इनके बीच का रिलेशनशिप पढ़ लो, जिसके ऊपर आपका चैप्टर ही पूरा बेस्ड है। यहाँ पर दे रखा है एचसीएफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स, मतलब एचसीएफ हमेशा एलसीएम के 2 नंबर्स का क्या होता है, फैक्टर होता है। इफ ए एंड बी आर 2 नंबर्स देन एचसीएफ ए और बी इंटू एलसीएम ए और बी इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ए और बी हो जाता है। अब ये फॉर्मूला अपने माइंड में बैठा लो, इसको कहीं नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके ऊपर बेस्ड आपका एक क्वेश्चन 100% आपका आएगा, वरना आपका एमसीक्यू में दे देगा, वरना आपको 2 मार्कर वाले क्वेश्चन में दे देगा, लेकिन आएगा जरूर, क्योंकि इसी फॉर्मूले पे बेस्ड ये चैप्टर है। तो ये फॉर्मूला तो आना ही आना है, 100% आएगा। तो इसलिए इसको आप अच्छे से देख लेना कि मान लो 2 नंबर है आपके, एक मान लो आपने 3 है, एक है आपका 6। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या दे रखा है आपको कि आपको इन 2 नंबर का जब आप एचसीएफ करोगे, इन 2 नंबर क्या करोगे आप, एचसीएफ करोगे। मान लो इन दोनों 2 नंबर का एचसीएफ करके मेरा आ गया 3। ठीक है, तो और फिर आप इन्हीं दोनों नंबर्स का एलसीएम भी कर लो। अब मान लो इन दोनों नंबर का एलसीएम करके मेरा आ गया 18। ठीक है, तो अब इधर क्या कह रखा है फॉर्मूला के हिसाब से कि एचसीएफ और ए और बी इनटू एलसीएम ऑफ ए और बी। तो अब इनके बीच में क्या डाल दूंगा, इनटू का साइन डाल दूंगा। अब यहां पर क्या दे रखा है आपको, इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, मतलब 3 और 6 को मल्टीप्लाई कर दोगे तब आपका जो आंसर आएगा वो आपके इन दोनों के, मतलब एचसीएफ ऑफ दिस नंबर एंड एलसीएम ऑफ दिस नंबर के क्या होगा, इक्वल होगा। ये आपका फॉर्मूला है। मतलब आपको 2 नंबर मैंने आपको बताया था 3 और 6, इस बार ले लो 2 और 3। ठीक है, अब इन दोनों का एचसीएफ करोगे तो मान लो आपका आ गया 3, और इन दोनों का एलसीएम करोगे तो आपका आ गया मान लो 6। अब इधर के इधर रखा है एचसीएफ ऑफ ए एंड बी एंड एलसीएम ऑफ ए और बी का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपके इन ही दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के इक्वल हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। इन दोनों को कितना करोगे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। लेकिन ये मैंने एक एग्जाम्पल के लिए दिया है। ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल के लिए दिया है, बाकी नीचे आपको मेन एग्जाम्पल दे रखा है कि मान लो 2 नंबर है 24 और 36। अब 24 का अगर आपने एचसीएफ करा तो 12 आ गया, एलसीएम करा इसका तो 72 आ गया। तो अब इधर के इधर रखे फॉर्मूला के हिसाब से कि एचसीएफ इंटू एलसीएम, तो यहाँ पर एचसीएफ इंटू एलसीएम कर दिया तो आपका 864 आ गया। इज इक्वल्स टू किसके है, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, मतलब इन दोनों के आपस के मल्टीप्लीकेशन के। तो प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी कितना आ गया आपका 864। तो यही आपको फॉर्मूले के हिसाब से कि मतलब जो भी आपका इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ करके निकलेगा वो इन्हीं दोनों के नंबर के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। मतलब अगर इधर ही 11 है तो इधर भी 11 होगा, इधर 18 है तो इधर भी 18 ही होगा। अब ये जरूरी नहीं है, ये आपको टेस्ट करने के लिए दे सकता है कि आपको 2 नंबर दे देगा, बोलेगा कि इस फॉर्मूले के हिसाब से आप इसे टेस्ट करो कि हाँ ये एक दूसरे के इक्वल है या नहीं है। तो ये आपका पूरा फॉर्मूला है एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इन दिस चैप्टर। इसको अच्छे से पढ़ लेना, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर आपका पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। नीचे आपको कुछ क्वेश्चंस हैं, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए, आप इस लिंक पे क्लिक करके भी आप देख लेना। ठीक है, मैं पूरे सपोर्ट मटेरियल का लिंक डाल दूंगा, तो वहां से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। बाकी
क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आपको करना है तो मैंने वो वीडियो बना रखी है, 200 वीडियोस मैंने बना रखे हैं, उसके ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक डाल रखा है, तो वहां से आप उसको भी प्लीज डाउनलोड करके आप वहां से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट लेके भी कर सकते हो या फिर आप उस वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हो। बहुत सारे आपके पास ऐसे मेथड्स हैं जिससे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। बाकी यही बात रहे कि इसके क्वेश्चन की सपोर्ट में क्वेश्चन की तो वो आपको खुद से करना पड़ेगा, ये तो मैं नहीं करवाऊंगा। तो बाकी कुछ काम तो करो यार आप लोग। मैं तो इतना मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता दिया है कि क्या क्या आने वाला है, क्या क्या आपसे पूछा जाएगा इस चैप्टर से। बाकी इसके क्वेश्चंस आपको खुद ही करने पड़ेंगे। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो 20 मिनट की बन चुकी है लगभग, थोड़ी सी मानता हूँ थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट फिर भी बहुत से इंपॉर्टेंट आपको चीजें बताइए और ऐसी चीजें बताइए जो कि आपको नहीं पता है तो आपने इस वीडियो को देखने के बाद वो जान ली है। तो इसलिए गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऐसी वीडियोस अगर और चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि नोटिफिकेशन मेरे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। तो गाइस अभी के लिए इतना ही, मिलता है वीडियो के साथ। फॉर नाउ टाटा बाय बाय।